हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय विदेश नीति के प्रमुख मुद्दे जो 1947 के बाद हमारे और विदेशों या दूसरे देशों के साथ जो युद्ध हुए थे तथा उनके बाद जो हमारे और दूसरे देशों के मध्य जो समझौते हुए हैं उसके उनके प्रमुख मुद्दे के बारे में आज चर्चा करेंगे। लेट्स बिगिन। भारतीय नीति का अध्ययन करने वाले के सामने यह बात बहुत जल्दी साफ हो जाती है कि कुछ मुद्दे निरंतर उसके लिए जटिल चुनौती पेश करते रहते हैं। आज़ादी के तत्काल बाद भी पाकिस्तान के साथ कश्मीर विवाद प्रकट हो गया था। इसी कारण एक युद्ध का विस्फोट भी तब से आज तक पाकिस्तान के साथ 3 और युद्ध लड़े जा चुके हैं, जिसके बावजूद कश्मीर विवाद निपटाया नहीं जा सका। इसी तरह चीन के साथ सदियों से पुरानी मैत्री भी सीमा विवाद और सैनिक टकराव को दूर करने में सफल नहीं रही हैं। बड़ी शक्तियाँ के साथ अपने संबंधों को परस्पर लाभप्रद ढंग से संचालित करना भी आसान नहीं है। इसी के साथ हमारे देश भारत और श्रीलंका, भारत चीन विवाद, भारत पाकिस्तान विवाद, भारत बांग्लादेश विवाद, ये प्रमुख मुद्दे हैं जिनके मध्य में आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट है भारत चीन का युद्ध और विवाद। जो भारत की आज़ादी 1947 के बाद मिली थी और उसके सर्वप्रथम युद्ध हमारा भारत और चीन के मध्य हुआ था, जो ये युद्ध 1962 में हुआ था। ये युद्ध का निम्न कारण था जमीनी विवाद का बंटवारा, क्योंकि चीन एक छोटे से क्षेत्र में अपना वर्चस्व रखता था और वह अपने विस्तारवादी नीति के कारण अभी तक वर्तमान में चल रहा है और अभी भी चीन भारत के ऊपर अपना ज़मीनी हकदार का कब्जा बता रहा है। भारत चीन सीमा विवाद या युद्ध 1962 में जब हिमालय सीमांत प्रांत पर भारत और चीन के बीच अचानक एक बड़ी सैनिक मुठभेड़ हुई तो करोड़ों भारतवासी स्तब्ध रह गए थे। 1950 के दशक में लगातार बड़े जोर शोर से हिंदी चीनी भाई भाई का नारा मुखर किया गया था, क्योंकि ये युद्ध 1962 में हुआ था। तो तब चीनी सेना के द्वारा हिंदुओं और हिंदुस्तानियों के लिए एक ही नारा का उद्घोष किया था, हिंदी चीनी भाई भाई का। लेकिन अभी वही नारा, अब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा तो नहीं रहा है, लेकिन अभी ज़मीन के हस्तक्षेप के अनुसार हमारे भारत पर कब्जा करना चाहता है। ये भी हमारा अभी की बात है। जो गलवान घाटी में हमारे शहीद हुए हैं वो भी चीनी की एक नाकाम कोशिश रही है भारत पर कब्जा करने के लिए। बस इनके बीच हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख होता रहा था। भारत साम्यवादी खेमे के बाहर पहला जनतांत्रिक देश था जिसने जनवादी चीन को मान्यता दी थी कि पंडित नेहरू अपने मित्र सहयोगी इतिहासकार सरदार के.एम. पाणिकर होने को भारतीय राजदूत के रूप में माओ के चीन में भेजा था और भारत सरकार ने चीन की सुरक्षा परिषद में इसकी अस्थायी सीट दिलाने की मुहिम किया था। जब अधिकांश भारतीयों में 1962 में लगा कि चीन ने भारत के साथ विश्वासघात किया है, हकीकत जैसी लोकप्रियता फिल्में इसी जन भावना का प्रमाण है। भारत चीन युद्ध में दूरगामी परिणाम सामने आए तब तक भारत का यह दावा करता रहा था कि एशिया में दो ही बड़ी ताकतें हैं, एक एवं दो अलग अलग हजारों साल पुरानी सभ्यता भारत एवं चीन, जिनमें अपने सांस्कृतिक प्रभाव क्षेत्र हैं। इस मुठभेड़ के बाद से यह बात खुलकर सामने आ गई कि गुट निरपेक्ष अफ्रीकी एशियाई बिरादरी में भारत बिल्कुल अकेला है। भारत में सुनियोजित आर्थिक विकास की सारी योजना गड़बड़ा गई और खस्ता हाल भारत अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर पहले जैसी भूमिका निभाने में असमर्थ रह गया था। इस घटना के बाद 56 वर्ष बीत गए। ये संभव है कि बिना भावावेश के और अंधे देश प्रेम से छुटकारा पा इस विषय का विश्लेषण किया जा सके। सारा झगड़ा इस बात से पैदा हुआ कि एक छोटे से नक्शे पर एक बहुत बड़ी कुर्सी से दो देशों के बीच सरहद तय करने वाली रेखा खींची गई, जो भारत व चीन के मध्य खींची गई थी। और अधिकांश लेखकों का मानना है कि चीन यह हमेशा
से बता रहे हैं कि यह रेखा हमारे पक्ष में नहीं खींची गई है, इसलिए हम अपने ज़मीन का हक मांग रहे हैं। यह रेखा का काम मैकमोहन नाम के एक सर्वेक्षण अफसर ने वक्त किया था, जब चीन बेहद खस्ता हाल था और अंग्रेज़ों की मनमानी का प्रतिरोध नहीं कर सकता था। ये याद रखने लायक है कि 1913 के शिमला समझौते में जहां दोनों पक्षों ने इस सीमा को मान्यता दी थी कि चीन ने इसे स्वीकार नहीं किया था, यह भी भुलाया जा सकता है कि वायरस लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में सर फ्रांसिस यंग हैसबैंड ने जिस तरह के दुस्साहसिक सैनिक अभियान में तिब्बत के दरवाजे जबरदस्ती खोले थे, उसने चीन को अपनी सुरक्षा और स्वाधीनता के बारे में बुरी तरह आशंकित कर दिया था। 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश साम्राज्यवादी चीन में अपनी अफीम के व्यापार के कारण कुख्यात हो चुके थे और बक्सर बगावत को बर्बरता से कुचलने के कारण राष्ट्रप्रेमी चीनियों द्वारा खतरनाक शत्रु के रूप में ही पहचाने जाते थे। चीन में राष्ट्रवादी क्रांति का सूत्रपात औपनिवेशिक साम्राज्यवादी शोषण उत्पीड़न की प्रतिक्रिया में ही हुआ था। उसके बाद जब 1962 में चीन और भारत का युद्ध हुआ था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिन्होंने ये समझौता के अनुसार कुछ शर्तें रखी थी और उसके वार्तालाप भी हुए थे भारत और चीन के मध्य। तो लेट्स बिगिन। हम नेहरू जी की चर्चा करते हैं। अभी भारत और चीन के युद्ध के मध्य में जो उनकी क्या घोषणा रही थी, उन्होंने क्या हस्तक्षेप की रणनीति अपनाई थी। लेट्स बिगिन। सत्ता ग्रहण करने के बाद नेहरू इस बात के प्रति सचेत हुए कि हिमालय सीमांत और तिब्बत क्षेत्र के सभी चीनी दावों को बिना शर्त स्वीकार करना भारत के लिए बेहद नुकसानदेह हो सकता था, क्योंकि चीन उस समय भी इतना पावरफुल तो नहीं था, लेकिन पावरफुल की श्रेणी में आता था, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा संविधान, जिस पर हमारे सभी रूल्स हैं। महत्वपूर्ण एक तरह सामरिक संदर्भ में ब्रिटिश औपनिवेशिक सोच से पूरी तरह सहमत नजर आते हैं कि उनकी समझ में भी तमाम मैत्रीपूर्ण संबंधों की परंपरा के बावजूद चीन और भारत के बीच एक भूभाग का मध्यस्थ पट्टी के रूप में होना आवश्यक है। नेपाल को एक बफर राज्य के रूप में महत्वपूर्ण समझा गया था और तिब्बत की भी ऐसी ही सामरिक उपयोगिता थी। उनके विद्वानों का मानना है कि 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को मुक्त कराने नेहरू के चिंताओं को बढ़ाया था और पश्चिमी और पंचशील वाली रणनीति चीन के साथ विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भी विशेष रूप से सोची गई थी। विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने भी चीन के इरादों के बारे में नेहरू को चेतावनी देते रहे थे कि 1950 के दशक के मध्य में जब एक बार किशोर दलाई लामा भारत यात्रा पर आए और उन्होंने तिब्बत लौटने की अनिच्छा दिखलाई, तब भी नेहरू ने उन्हें इसलिए समझा बुझा कर वापस भेज दिया कि कहीं चीन इससे नाराज न हो जाए। जब तिब्बत में साम्यवादी चीन के बढ़ते अत्याचारों के त्रस्त दलाई लामा अपने समर्थकों के साथ 1959 में शरणार्थी के रूप में भारत पहुंचे, तब नेहरू को इस मेहमान के स्वागत के लिए विवश होना पड़ा था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन ने इसे शत्रुतापूर्ण स्वीकार्यवाही समझा। जाहिर है कि तिब्बत में से इस तरह दलाई लामा के पलायन चीन को मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए अपराधी के रूप में कटघरे में खड़ा करने वाला था। अमेरिका जैसे चीन के शत्रु इसकी विस्तारवादी आक्रामक हरकत के आधार पर उसकी घेराबंदी की कोशिश करने को ठहरा सकते थे। 1950 के दशक में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के समाधान के लिए राजनीतिक वार्ताओं के कई दौर चले, जिनमें से कुछ अधिकारी स्तर पर पहुंचे संपन्न हुए और कुछ को शिखर वार्ता ही कहा जा सकता है। दुर्भाग्यवश इसमें गतिरोध बना रहा था और नेविल मैक्सवेल जैसे विदेशी विद्वानों का मानना है कि इसके लिए नेहरू और भारत सरकार का हट जिम्मेदार था। सुजरेंटी तथा सोवरेंटी में भेद करना बाल की खाल निकालने जैसा लगता था। उधर चीनियों की दलील थी कि हिंदुस्तानी की एकता के आधार पर होना चाहिए था। इस बात में दो राय नहीं हो सकती कि भारत का जोर पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों समझौते पर ही रहा था, जिन्हें जनवादी चीन सिरे से नकारता रहा था। चीन की विस्तारवादी नीति
चीन 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 एक पड़ोसी देश, चीन हमारा भारत के साथ एक पड़ोसी देश है और पड़ोसी रिश्ता भी रखता है, और चीन के द्वारा अधिकांश देशों पर अपनी विस्तारवादी नीति को मान्यता देता है। चीन ने हर तरह से अपने रिश्ते बनाए हुए हैं तथा हर देश के साथ अपनी सीमा का विस्तार करके बना हुआ है। एक पेचीदगी और थी कि समय तक चीनी का कब्जा हिमालयी पठार में 50,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत भूभाग में हो चुका था, जहां उसने सामरिक महत्व का सड़क निर्माण पूरा कर लिया था। चीन की विस्तारवादी नीति के अनुसार चीन ने एक 50,000 वर्ग फीट जहां उसने 50,000 वर्ग किलोमीटर की सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया था और बड़े पैमाने पर अपनी फौजें तैनात कर दी थी। नेहरू इस बात से अनभिज्ञ न थे कि इस सब के बाद चीन लद्दाख के अक्साई चीन प्रदेश पर अपना कब्जा छोड़ने को भी तैयार नहीं होगा। दूसरी और सुदूर उत्तर पूर्व में अंग्रेजी प्रशासकों और ईसाई मिशनरी गतिविधियों के कारण जनजातीय बहुल आबादी वाले इस क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप से अलग थलग ही रखा गया था। वेरियल अल्विन ने एक ऐसे सदासी व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीतिक समझ नाम मात्र कर दी। चीनियों ने निरंतर इस बात का प्रसार किया कि पूर्वोत्तर में राज्यों में रहने वाले समुदाय जातीय और सांस्कृतिक दृष्टि से चीन सहोदर हैं और भूगोल की दृष्टि से भी उसी के साथ उनका नाता घनिष्ठ है। यह याद रखने की जरूरत है कि जब उत्तर पूर्व विदेशी मशीनरियों द्वारा उकसाए भड़काए नागा और मिजो विद्रोहियों में निशस्त्र बगावत शुरू की तो चीन ने उन्हें प्रत्यक्ष और अपरोक्ष समर्थन देने संकोच नहीं किया था और 1960 तक नेहरू के लिए स्वीकार करना असंभव हो गया था कि भारत चीन सीमा विवाद कभी भी विस्फोटक के रूप ले सकता है। 1950 के दशक के अंतिम वर्षों में ही सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिक चौकियों की स्थापना आरंभ हो चुकी थी। 2 साल जब बार इन चौकियों पर तैनात भारतीय और सीमा पर स्थित चीनी सैनिकों के बीच हिंसक मुठभेड़ भी हो चुकी थी। सरहद पर लोग जू एवं कोंगा दरों पर गोलाबारी की घटना में ये बात जगह जाहिर कर दी गई थी। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ ये बात साफ हो गई कि भारतीय अपने तमाम बड़बोलेपन के बावजूद सैनिक शक्ति परीक्षण के लिए तैयार नहीं थे। चीन फौजें हर मोर्चे पर तेजी के साथ आगे बढ़ी और उनका मुकाबला करते हुए भारतीय सैनिक उतनी ही तेजी के साथ पीछे हटते गए और लद्दाख और नेफा दोनों ही जगह भारतीय जवान भारी संख्या में हताहत हुए और युद्धबंदी बनाए गए। और यह बात किसी से छुपी नहीं रही कि भारत चीनी हमले का मुकाबला करने में बिल्कुल असमर्थ था, क्योंकि 1947 के बाद हमको आज़ादी मिली थी और भारत के पास इतनी भी कुछ आर्थिक सहायता नहीं मिल पाना व आधुनिक हथियारों की कमी थी। इसलिए 1962 का युद्ध भारत नहीं जीत सका और समझौते के मुताबिक भारत को अपनी ज़मीन चीन को देनी पड़ी थी। कुछ असमर्थ कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि भारत को संकट की घड़ी में गुटनिरपेक्षता का पाखंड छोड़ अमेरिका की शरण जाना चाहिए था ताकि उसे चीन के खिलाफ एटमी रक्षा कवच प्राप्त हो सके। संकट की घड़ी इसमें चीन ने अपने सामरिक राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के बाद एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की और कुछ पीछे से हट गए। जो हमारी जमीन तो अधिकांश ली थी, लेकिन कुछ ही किलोमीटर पीछे जाके रुक गए और हमारी ज़मीन पर पूरा कब्जा कर लिया चीन के द्वारा। यह है चीन की रणनीति और विस्तारवादी साम्राज्य की नीति के अनुसार। हम ऐसे मानते हैं और ये भी कंपल्सरी है कि चीन वर्ल्ड में जनसंख्या की दृष्टि से फर्स्ट रैंक मिलता है और सेकंड रैंक मिलती है भारत की। और ज़मीन के मुताबिक तो चीन विस्तारवादी साम्राज्य की नीति को अपनाता है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसे किसी प्रकार का कोई धर्म को मान्यता हर प्रकार के धर्म को मान्यता देता है और चीन में ऐसा नहीं है। युद्ध के पश्चात घटनाक्रम। जहाँ तक भारत और चीन युद्ध 1962 में भारत चीन सीमा युद्ध में नतीजे का प्रश्न है, इसके दूरगामी परिणाम सामने आए अब तक भारत यह दावा करता रहा था कि एशिया में ही बड़ी ताकतें हैं और 2 अलग हजारों साल पुरानी सभ्यता हैं। चीन एवं भारत जिनके अपने सांस्कृतिक प्रभाव क्षेत्र में यह बात भी निरंतर कही जाती रही कि चीन में माओ ने साम्यवादी
विकास का जो मॉडल अपने आविष्कार के रूप में सामने रखा था वह सिर्फ एक विकल्प था, इससे कई अधिक आकर्षक विकल्प पेश कर रहा था। भारत जिसने अपने विकास के लिए सशस्त्र छापामार युद्ध का नहीं बल्कि शांतिपूर्ण गांधी नेहरूवादी मिश्रित अवस्था का जनतांत्रिक रास्ता चुना था। 1962 में भारत चीन मुठभेड़ के समय ये बात एकदम खुलकर सामने आ गई कि गुटनिरपेक्ष अफ्रीकी एशियाई बिरादरी में भारत बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में फर्स्ट युद्ध हुआ था हमारा भारत और चीन के मध्य, जो 1962 में हुआ था। और सेकंड युद्ध हुआ था जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ, जो हमारे 1947 में भारत और पाकिस्तान एक ही थे। और 1947 के बाद पाकिस्तान और भारत दो अलग राष्ट्र बने और भारत का विभाजन होकर पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र के रूप में वर्गीकृत हो गया। जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, ये हमेशा से आतंकवादी हमलों के लिए बहुत मशहूर है और इसने किसी न किसी प्रकार के परिणाम करके भारत को हमेशा नुकसान देने की ही कोशिश की थी, लेकिन हर बार उनकी कोशिशें नाकाम रही है। तो लेट्स बिगिन, हम पढ़ते हैं भारत पाकिस्तान के युद्ध के बारे में। जो हमारा भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ था और इसमें पाकिस्तान की बहुत बुरी तरह से हार हुई थी और भारत विजयी रहा था। और चीन युद्ध के मुताबिक भारत और चीन युद्ध 1962 में हुआ था, जिसमें भारत को पराजित होना पड़ा था। और 1965 में भारत विजय रहा था पाकिस्तान के युद्ध से। 1965 और भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के लिए पहले करीब एक महीने तक इन दो देशों के संबंध तनावपूर्ण रहे थे। इस बार विवाद का मुद्दा गुजरात राज्य कच्छ के इलाके में रण का क्षेत्र था। कच्छ का रण एक अजीबोगरीब भौगोलिक विशेषता वाली जमीन है, जहाँ एक धंसा हुआ रेगिस्तान है, जो बारिश के मौसम में वहाँ पे इतना दलदल बन जाता है कि वहाँ किसी इंसान का जाना नामुमकिन है। कच्छ भुज गुजरात के अंदर है, जहाँ ये दलदली इलाका है। इसमें यदि बारिश के मौसम में वहाँ पे कोई इंसान अकेला जाएगा तो शायद उनकी मृत्यु संभव है। जहाँ कच्छ भुज में हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का मुद्दा रहा था, बदला जाता है। तो यह इलाका बिल्कुल बंजर है, यह जनसंख्या का घनत्व बहुत विरल है। मतलब वहाँ जनसंख्या किसी प्रकार की कोई नहीं रहती है, कि कोई जंगल ही रहता है। और वहाँ की ज़मीन इतनी दलदली है कि बारिश के मौसम में पूरा ज़मीन का क्षेत्रफल और पूरी ज़मीन बिगड़ जाती है, जो वहाँ पे किसी जीव के लिए भी रहना बहुत मुश्किल है। सिर्फ इसी आधार पर इनकी सामरिक संवेदनशीलता का अवमूल्यन करना घातक हो सकता है। ठीक उसी तरह जिस तरह लद्दाख के बर्फीले रेगिस्तान को निर्जन और उपजाऊ न होने के कारण किसी काम का न समझना, यदि पड़ोसी पाकिस्तान जैसा हो तो संकट हमेशा बना रहता है। वह अनजाने ही अंदर घुसपैठ कर सकता हूँ, ऐसे सैनिक अड्डों में घात लगा कर बैठा सकता है जहाँ उसको ढूंढना खोजना उसके बना रहता है। और इसी के इलाके के साथ जुड़ा हुआ सर्क क्रीक वाला खाड़ी का इलाका जो विवादग्रस्त है। एक पक्ष इस इलाके की भू राजनीतिक संवेदनशीलता से जुड़ा है, तो दूसरा भविष्य के आर्थिक संभावनाओं के साथ। पाकिस्तान दुस्साहसिकता के कारण 1965 में पाकिस्तान की दुस्साहसिकता काफ़ी बढ़ चुकी थी। एक और 1962 में चीन युद्ध को भारत को पराजित किए जाने के बाद पाकिस्तान को ये लगने लगा था कि भारत आकार में भले ही हमसे बड़ा हो, सैनिक सामर्थ्य में उसने कमज़ोर ही है। वर्षों के नेहरू वाले शांति पोषक राजनीय ने भी इस धारणा को पुष्ट किया था कि भारत हर हाल में सैनिकों के मुठभेड़ से यह बल प्रयोग से कतरना इसका सिर्फ एक अपवाद है। 1961 में गोवा को मुक्त कराने वाला अभियान था, पर कोई भी व्यक्ति तत्काल पुर्तगाल की शक्तिशाली शत्रु नहीं मानता था। पाकिस्तान के सैनिक अहंकार को बढ़ाने में अमेरिका ने बेहद अदूरदर्शी और घातक भूमिका निभाई। शीत युद्ध के दौर में अपने खुद के सामरिक हितों की पूर्ति के लिए उसने पाकिस्तान को आधुनिकतम तोपें, टैंकों और विमानों से लैस किया था। भुट्टो के प्रयत्न से पीकिंग, जकार्ता, पिंडी राजनयिक दूरी की स्थापना से पाकिस्तान द्वारा भारत की घेराबंदी पूरी हो चुकी थी। उधर दक्षिण पूर्व एशिया में वियतनाम युद्ध में फिर से उबाल आ रहा था और अंतर्राष्ट्रीय संकट के रूप में दक्षिण एशिया को वरीयता देने वाला कोई नजर नहीं आ रहा था। पाकिस्तान का ये सोचना तर्कसंगत था कि यदि इस समय तुरंत फौजी कार्रवाई की जाए तो जम्मू कश्मीर राज्य को भारत से अलग किया जा सकता है।
युद्ध का घटनाक्रम। युद्ध के पहले चरण में पाकिस्तानी फौजों ने जम्मू कश्मीर राज्य को उड़ी पुंछ इलाके में तेजी से घुसने में सफलता प्राप्त की थी। वह इलाका मुर्गी की गर्दन के नाम से मशहूर है। जमीन के इस संकरी पट्टी पर अधिकार और पर आक्रमणकारी श्रीनगर की घाटी की देश के अन्य हिस्सों से अलग कर देना चाहते थे, मगर पाकिस्तानी शासकों की गणनाओं के प्रतिकूल भारतीय सेनाओं ने इस इलाके में उतने लड़ने की बजाय पंजाब राजस्थान में नए मोर्चे खोल दिए। इस तरह बंदरगाह पर जबरदस्त गोलाबारी कर भारत ने पाकिस्तान का दिल दहला दिया। तेजी से आगे बढ़ती हुई भारतीय सेना पाकिस्तान के लाहौर शहर की सरहद पर इच्चोगिल नहर तक पहुंच गई। जम्मू कश्मीर राज्य में पाकिस्तानी सेना की आरंभिक सफलता इसकी तुलना में बिल्कुल शून्य लगने लगी। जब यह बात स्पष्ट हो गई कि पाकिस्तान तमाम बोलेपन और तैयारियों के बावजूद हार की कगार पर है, तो युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाने लगा। पाकिस्तान की फौजी शासकों के इस बात से भी घोर निराशा हुई कि जम्मू कश्मीर राज्य में अन्यत्र कई भी भारतीय मुसलमानों ने पाकिस्तान के आक्रमण को अपने हित में नहीं समझा था। युद्ध विराम और ताशकंद समझौता। पाकिस्तान और भारत के युद्ध के दूसरे युद्ध का अंत भले ही पाकिस्तान के शासक जिसकी स्थिति में हुआ बताते हैं, हर इस बारे में किसी को शक नहीं बचा कि पाकिस्तान एक हारा हुआ पक्ष है। जब सोवियत संघ की पहल पर ताशकंद में शांति वार्ता का आयोजन किया गया तो पाकिस्तान में उसमें भाग लेने से ज़्यादा नुक्कड़ नहीं की। इस समय का क्यूबाई मिसाइल संकट के बाद दो महाशक्तियों के बीच तनाव शैथिल्य की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी और रूस तथा अमेरिका दोनों में कोई भी यह नहीं कहता था कि दक्षिणी एशिया में कोई ऐसा संकट पैदा हो जो उनमें आपसी मुठभेड़ की जोखिम बढ़ा दे। ताशकंद शिखर सम्मेलन में राजनीतिक मूल्यांकन का अवकाश या नहीं कर रहे, पर यह टिप्पणी जरूर है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता है। बांग्लादेश का मुक्ति संघर्ष। ताशकंद समझौते से भारत पाक संबंधों में सुधार की संभावना 5 साल पूरा होते होते छिन्न होने लगी थी। इसके कई कारण थे। प्रमुख कारण जनरल अयूब खान का पद त्याग था। 1965 में संग्राम में पाकिस्तान की जीत सुनिश्चित न कर सकने का आरोप तो उन पर लगाया ही गया था। इस हार के बाद फौजी तानाशाही के खिलाफ नौजवान पाकिस्तानी का आक्रोश भी खुलकर सामने आने लगा। पाकिस्तानी विद्यार्थियों के आंदोलन ने उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। शास्त्रीय विश्लेषकों ने इस बात को बार बार दोहराया कि जैसे पाकिस्तानों की राजनीति एक आर्थिक व्यवस्था 22 प्रमुख परिवारों के कब्जों में वर्षों से जकड़ी हुई है। ये बड़े पैमाने पर अमेरिका से प्राप्त आर्थिक और सामाजिक सहायता के कारण पाकिस्तान पूरी तरह परजवी बन चुका था। पूर्व पाकिस्तान में असंतोष के कारण। पाकिस्तान के पूर्वी बंगाल में रहने वाले नागरिक पश्चिमी पाकिस्तान के नागरिकों की अपेक्षा कहीं अधिक सुसंस्कृत हैं और अपेक्षाकृत मिजाज वाले थे। देश के विभाजन के वक्त उन्हें कृत्रिम रूप से निर्मित धार्मिक राज्य का हिस्सा बना दिया गया था। इस समय भड़की सांप्रदायिक हिंसा ने अनेक मासूम बंगाली मुसलमानों को पाकिस्तान का पक्षधर बनाने को मजबूर कर दिया। सिर्फ सांप्रदायिक आधार पर भाईचारे का निर्वाह उनके लिए हमेशा कठिन रहता है। हजारों मील फैली हिंदुस्तान की जमीन पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को अलग करती थी। जनरल टिक्का खान को पूर्वी बंगाल का मार्शल लॉ प्रशासक बनाकर वहाँ भेजा गया। उन्होंने शांति की पुनर्स्थापना के लिए रास्ता अपनाया था। यह बर्बर और वंश नाशक नरसंहार वाला ही था। पूर्वी पाकिस्तान ने तैनात पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिकों ने अप्रत्याशित राक्षसी प्रवृत्तियों का प्रदर्शन किया था। बलात्कार, आगजनी और लूटपाट की घटनाओं को बड़े पैमाने पर इन वर्दीधारियों ने अंजाम दिया था। मानवाधिकारों के इस विभत्स उल्लंघन में घबराकर लाखों की तादाद में बंगाली शरणार्थी भारत में घुस आए थे। इस प्रकार कमजोर बनाने के लिए अप्रत्यक्ष आक्रमण कर रहा था। बजट घाटे की भरपाई के लिए भारत सरकार को बंगाली शरणार्थी शुल्क लगाना पड़ा और युद्ध स्तर पर इस बात की तैयारी करनी पड़ी कि शरणार्थियों के कारण भारत में किसी महामारी का संक्रमण न फैल जाए। इन शरणार्थियों के साथ पश्चिमी बंगाल के निवासियों की सहानुभूति तो स्वाभाविक ही थी ही, भारत के दूसरे हिस्सों में रहने वाले भी इससे अछूते नहीं थे। राजनीति की असफलता। भारत ने लगभग 8-10 महीने का भरसक प्रयत्न किया कि राजनीतिक माध्यम
से इस संकट का निवारण किया जा सके। अपनी विशेष दूत के रूप में श्रीमती गांधी के ने निर्दलीय राष्ट्रीय नेता जयप्रकाश नारायण को, जिन्हें भारत के में पाकिस्तान का पक्षधर हितैषी समझा न था, दुनिया में अनेक देशों ने बांग्लादेश की वास्तविकता समझाने के लिए भेजा, जिन्होंने स्वयं भी इस बात का यथासंभव प्रयत्न किया, पर मदांग पाकिस्तान नस्लवादी नरसंहिता को छोड़ने को तैयार नहीं थे। और यहाँ एक बार फिर यह जोड़ने की जरूरत है कि इस बार भी 1965 की तरह पाकिस्तान की दुस्साहसिकता को भड़काने के लिए अमेरिका और समर्थन काफ़ी जिम्मेदार रहे थे। बंगाल मुक्ति संग्राम का आरंभ। यह युद्ध जब भारत और पाकिस्तान सितंबर-अक्टूबर 1971 तक स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी थी, और यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि अंतर्राष्ट्रीय जनमत या राजनीतिक दबाव पाकिस्तानी के शासकों का हृदय परिवर्तन करने में रति भर भी सफल नहीं हुए थे। दूसरी ओर अपने अस्तित्व को बचाने के रखने के लिए जुझारू बंगाली नौजवानों ने जीवन मरण की लड़ाई लड़ने के लिए हथियार उठा लिए थे। जहां 5 दिसंबर 1971 को भारत के अनेक वायु सैनिक ठिकानों पर हमला कर युद्ध की घोषणा कर दी थी, पाकिस्तान के साथी और समर्थक अमेरिका ने भारत को डराने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में तैनात अपना एक विशाल जंगी जहाज SS एंटरप्राइज वहां से बुलवाकर बंगाल की खाड़ी में तैनात कर दिया। भारत सोवियत मैत्री संधि के कारण भारत का आत्मविश्वास काफ़ी बड़ा था, और हेनरी किसिंजर द्वारा भयावहोहन का यह प्रयास असफल साबित हुआ। चीन ने रण क्षेत्र में सीधे हस्तक्षेप का जोखिम नहीं उठाया और पाकिस्तान को अपना समर्थन राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित रहा। भारत पाक का सैनिक संघर्ष। 1965 के युद्ध की ही तरह 1971 के सैनिक संघर्ष में भी भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तानी सेना पर अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित कर दी। इस बार भी पाकिस्तान के पक्ष कश्मीर में के मुसलमानों ने कोई बगावत नहीं की, और न ही पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान कोई उल्लेखनीय जीत हासिल कर सका था। ताशकंद समझौते की तरह शिमला समझौते ने भारत पाक विवाद को शांतिपूर्ण समाधान की नई संभावना को उजागर किया। भले ही कालक्रम में इस आशा निर्मूल साबित हुई, पर इसके लिए श्रीमती गांधी को जिम्मेदार ठहराना गलत होगा, और न ही भुट्टो को सिर्फ खलनायक के रूप में पेश किया जाना चाहिए। तेजी से बदला अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य ही इसके लिए निर्णायक हुआ। युद्ध विराम के बाद भारत पाक संबंध। 1971 का युद्ध तो इस तरह समाप्त हो गया, पर मलबे का निपटान बचा रहा। पाकिस्तान के फौजी तनाशाओं के लिए सत्ता में बना रहना असंभव हो था। शिमला शिखर वार्ता के द्वारा न केवल उदारता का परिचय दिया, बल्कि दूरदर्शी यथार्थवादी की कसौटी पर भी खरी उतरने वाली राजनीतिक पहल की स्पष्ट है। श्रीलंका में IPKF। भारत द्वारा शांति रक्षा के लिए श्रीलंका में अपनी फौज का भेजा जाना एक बेहद विवादास्पद फैसला था। इसके कारण भारत पर अपने पड़ोसी को बल प्रयोग के प्रदर्शन से अपने प्रभाव में रखने का प्रयत्न किया गया था। भारत श्रीलंका ऐतिहासिक सामीप्य। श्रीलंका, जिसे कुछ वर्ष पहले तक सिलोन नाम से जाना जाता था, प्राचीन काल में सिंहल द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था। महासागर के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर यह बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ के निवासियों ने बहुसंख्यक अपने को सिंहल की तरह, पर वास्तव में ही वे इस द्वीप के मूल आदिवासी नहीं, बल्कि हजारों साल पहले भारत के उड़ीसा प्रांत में से यहाँ अपने अप्रवासी ही हैं। इस द्वीप को जिन अप्रवासियों ने हजारों साल पहले आबाद किया, वे आज इसे अपनी मातृभूमि ही समझते हैं। सम्राट अशोक के काल से एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में सिंहल द्वीप की पहचान बनी हुई है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अपनी पुत्री को बौद्ध भिक्षुओं के साथ वहाँ भेजा था, और उन्हीं के प्रयासों से सिंहल द्वीप के राजा और प्रजा ने बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। समय के प्रवाह के साथ सिंहलों और तमिल प्रवासियों के बीच की खाई बढ़ती गई। निर्धन तमिल मजदूरी शादी ब्याह के लिए स्वदेश अर्थात भारत लौटते रहते थे, और अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा वही रहने वाले अपने परिवार के सदस्य या माता पिता या दूसरे के लिए भेजते थे। तमिल आक्रोश के कारण 1985-86 में श्रीलंका की जातीय सांप्रदायिक एकाकरण एकाएक भीषण संकटग्रस्त हो गए, और गृह युद्ध की स्थिति विस्फोट बन गई थी। मगर इस बात को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए कि वास्तव में श्रीलंका के तमिल प्रवासियों की स्थिति काफ़ी अरसे से दुखी थी, और इन्हें न्यायपूर्ण ढंग से उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा था। 1948 में आज़ादी के बाद सिलोन की नई सरकार ने एक संवैधानिक
और संशोधन द्वारा बहुसंख्यक तमिलों को उनके मताधिकार से वंचित कर दिया था। अब सिर्फ वे तमिल मत दे सकते थे वे जो स्वयं वहाँ जन्मे हो या इनके माता पिता वहाँ जन्मे हो। 1939 के बाद लगातार वहाँ निवास करे हो। साफ था कि सिंहल सरकार चाहती थी कि कम से कम तमिल मताधिकार का उपयोग कर सके। भारत श्रीलंका संबंधों में उतार चढ़ाव। भारत श्रीलंका के सब संबंधों में बड़े तनाव को कम करने के लिए 1956 में दिल्ली में एक वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें ये समझौता हुआ कि श्रीलंका की सरकार प्रामाणिक जनगणना के बाद उन लोगों को पता लगाएगी जो उस द्वीप पर स्थायी रूप से रहने के इच्छुक हैं। जो लोग श्रीलंका के नागरिक नहीं बनना चाहते हैं उन्हें भारत वापस भेजा जाएगा और भारत से अवैध अप्रवास को सख्ती से रोका जाएगा। जिन तमिलों ने श्रीलंका के नागरिकों के लिए आवेदन किया है उन्हें शीघ्र निपटाया जाएगा और इस बात पारदर्शी के रूप में स्पष्ट हो जाएगी कि वे अपने मताधिकार से सुनिश्चित संख्या में अपनी प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे। 1965 में सिंहल सरकार ने नई भाषा नीति का ऐलान किया, जिसमें सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। भारत ने 1974 में समझौते के तहत कच्छ द्वीप नामक एक द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया। तमिल दिवस हुए 1977 से 1983 तक कई बड़े दंगे हुए, जिनका स्वरूप तमिलों के लिए वंशनाशक प्रकट हुआ। इन दिनों में तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट नामक संस्था का गठन हुआ, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय होकर मानवाधिकारों का उल्लंघन और तमिलों के वंशनाशक नरसंहार के विरुद्ध राजनीतिक सामरिक समर्थन जुटाया गया। तमिल राष्ट्र की मांग पर मुखर की गई। इसके बाद भारत के लिए श्रीलंका की घटनाओं को अनदेखा करना कठिन हो गया था। द्रविड़ मानसिकता की आक्रामकता और जुझारू तेवर निश्चित ही कमजोर हुए हैं। तब भी इस बात की अनदेखा नहीं किया जा सकता कि इस प्रदेश में उत्तर भारत के प्रमुख को प्रभुत्व चुनौती देने वाले द्रविड़ राजनीतिक दल ही पिछले 3 दशक में भी अपने समय से राज कर रहे थे। राजीव जयवर्धन समझौते। संक्षेप में भारत के लिए यह बिल्कुल असंभव है कि वह श्रीलंका की घटनाओं को खड़ा देख रहा है। भारत का हमेशा यही प्रयत्न रहा है कि तमाम विवादों को राजनीतिक परामर्श के द्वारा सुलझाया सके। इसी सोच के चलते भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण समझौते 1987 में हुआ, जिस पर श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धन ने हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत ये बात स्वीकार कर ली कि उपद्रवग्रस्त प्रांत में 48 घंटे में युद्ध विराम लागू किया जाएगा। इस समझौते को बेमिसाल और ऐतिहासिक कहा गया, पर सिंहलों और तमिलों दोनों ने ही अपने हितों की प्रतिकूल समझा। सिंहलों की नज़र में जयवर्धन श्रीलंका की प्रभुत्व समानता IPKF की चना थी। भारतीय शांति रक्षक फौजी दस्ते इंडियन पीस कीपिंग फोर्स और EPF के एक आकार का काफ़ी बड़ा था और लगभग 50,000 भारतीय जवान जाफना में तैनात कर दिए गए। रणनीति यह थी कि लिट्टे के मुक्ति सीटों के घेर कर आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया जा सके। इतनी बड़ी संख्या में फौज भेजने के बाद भी इस उद्देश्य में कामयाबी नहीं मिली। कुंखा छापामार तमिल उग्रवादियों की स्थायी जनता का समर्थन प्राप्त कर सके। एक और बड़ी परेशानी थी, जिसकी और इशारा कुछ विदेशी आलोचकों ने किया भी था कि अनेक तमिल मुक्ति सीटें भारत में प्रशिक्षित हुए थे। श्रीलंका के तमिलों के वंशनाशक नरसंहार से बचाने के लिए आत्मरक्षा में प्रयत्न बनाने के लिए भारतीय गुप्तचर संस्थाओं ने उन्हें गोपनीय रूप से प्रकाशित किया था। वे भारतीय फौज के तौर पर तरीकों से भली भांति परिचित थे। इस बात के वर्षों में जब भारतीय सरकार ने इनसे अपना नाता तोड़ ही दिया। जैसे ही प्रेमदासा श्रीलंका में राष्ट्रपति बने, उन्होंने भारत में ये अनुरोध किया कि वह अपनी सेनाओं को वापस बुला ले। 1990 तक ये प्रक्रिया पूरी हो गई थी। इस प्रकार भारतीय विदेश नीति और राजनीति के एक दुखद अध्याय का अंत हुआ। धन्यवाद।